पीएम मोदी और केंद्र सरकार द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की वजह से प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत में हो रहे पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक में की नोट को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से किया गया और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए अतुलनीय कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मान से नवाजा गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के जॉन केरी, बिजनेसमैन बिल गेट्स और सऊदी अमारकों के अमीन नसीर भी स्पीकर के रूप में मौजूद रहे। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा चुका है, लेकिन उन्हें मिल रहा ये सम्मान यह दर्शाता है कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को एक राह दिखा रहा है। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी किसान महापंचायत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि वह शुरुआत से ही किसानों के समर्थन में रहे, लेकिन अब वह पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत करके सियासी समीकरण साधने और किसानों को पूर्ण समर्थन दिखाने के लिए महापंचायत को संबोधित करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ महीनों से चल रहे किसान आंदोलन ने महापंचायतों का रुख ले लिया है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर जोर बढ़ाने और किसानों के समर्थन में अलग अलग जगह पर महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी किसान महापंचायत को संबोधित करने का फैसला किया है, जिसके जरिए वह किसानों को साधने का दांव चलेंगे। अखिलेश यादव किसान आंदोलन के लिए चर्चित रहे टप्पा लड़ीगंज से किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में सपा की यह पहली रैली है। यह रैली किसानों को समर्थन देने के साथ साथ 2022 के राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद के लिए भी होगी, लेकिन ये कितना कामयाब होगा यह समय ही बताएगा। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की होने वाली बैठक रद्द की गई है। इसके पहले चरण की बैठक गुरुवार को हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरे चरण की बैठक होने वाली थी, जिसे किसी कारणवश रद्द किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले दौर की बैठक में असम के लिए करीब 72 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि यह बैठक 2 चरणों में होनी थी, जिसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाना था और इसका ऐलान होना था, लेकिन दूसरे चरण की बैठक रद्द होने की वजह से अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों से आई खबर के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति में लंबी मंत्रणा के बाद असम के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा वेस्ट प्लास्टिक और कबाड़ से बनाई जाएगी ताजमहल और बनारस घाटों की सुंदर आकृतियां, जिन्हें सजावट के तौर पर सड़कों के किनारे रखा जाएगा। यह मुहिम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया है कि ये आकृतियां दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाले लोगों को दिखाई देंगी। नोएडा बॉर्डर के पास सड़क के दोनों तरफ ये आकृतियां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही सड़क के किनारे लोगों को बैठने के लिए पार्क और सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, अपना समय वहां पर बिताएं और उस जगह को साफ सुथरा बनाकर रखें। नोएडा विकास प्राधिकरण की यह मुहिम इसलिए भी प्रशंसा के लायक है क्योंकि यह सब शहर से निकलने वाले वेस्ट और प्लास्टिक से बनाया जाएगा, जिससे शहर स्वच्छ होने के साथ साथ सुंदर भी बनेगा। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि पार्क बनाने के लिए जल्द से जल्द जगह चिन्हित की जा रही है और जगह का चुनाव होते ही उस पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे यह काम जितनी तेजी से हो सके किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में पहली बार एक दिन में 13 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई और अब तक कुल 1.80 करोड़ लोगों का
टीकाकरण हो चुका है। देश में जहां कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, वहीं सरकार के कुछ आदेशों के बाद कोरोना टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने हाल ही में सभी निजी अस्पतालों को टीकाकरण की मंजूरी देने के साथ साथ अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होने का आदेश दिया था, जिसके बाद से टीकाकरण में तेजी आई है और एक दिन में 13 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। सरकार का मानना है कि जिस तरह से मामले कई राज्यों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण की रफ्तार तेज करना आवश्यक है, जिस वजह से ही सरकार ने यह आदेश दिए। और उन्होंने यह भी कहा कि टीकाकरण की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने समय और सुविधा के अनुसार किसी भी वक्त टीकाकरण करवा सकता है और इससे उसे किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में यह तो कहा जा सकता है कि हम धीरे धीरे कोरोना वायरस पर नियंत्रण पा सकेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे अनावश्यक लोगों को वहां पर आने से रोका जा सके और भीड़ कम की जा सके। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए देश के कई रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे वहां पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हाल ही में मुंबई में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। अब देश की राजधानी दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है, जिससे वहां पर यात्रियों के साथ या अनावश्यक आने वाले लोगों को वहां आने से रोका जा सके और फैल रहे संक्रमण पर नियंत्रित किया जा सके। लॉकडाउन के समय तो कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने लगी थी तो फिर से उन्हें घटा दिया गया था। लेकिन अब जब एक बार फिर से स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, तो रेल मंत्रालय ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनकी कीमतों में एक बार और बढ़ोतरी कर दी है। रिलायंस की अपने कर्मचारियों के लिए सराहनीय पहल। अपने सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना टीकाकरण का खर्चा उठाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने टीकाकरण के लिए कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण चालू हो चुका है और लोगों में इसे लेकर जागरूकता लाई जा रही है। ऐसे में रिलायंस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अनोखी पहल करते हुए उनके वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने अपने सभी कर्मचारियों से टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह किया और कहा कि सभी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे वे उनके कर्मचारी और उनके परिवारों का टीकाकरण करवा सकें। नीता अंबानी ने यह भी कहा वह कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और वह अपने कर्मचारियों को भी पूरा समर्थन देती रहेंगी। टाटा समूह और टेस्ला के बीच होने वाली साझेदारी पर टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इनकार करते हुए कहा कि टेस्ला से कोई साझेदारी की बात नहीं हो रही है, हम इसे अपने दम पर करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के साथ टाटा की साझेदारी की खबरें सोशल मीडिया में फैली हुई थी, जिस पर टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा है कि टाटा के साथ भारत में साझेदारी के लिए कार कंपनी के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे अपने दम पर करेंगे। इसके साथ ही टाटा सन्स के प्रमुख ने कहा कि टाटा सन्स और JLR के उत्पाद अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय हमें किसी भी तरह की बाहरी साझेदारी की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयर करीब 25% तक बढ़े हैं, जो कि भारत में कंपनी के कारों की बिक्री के शानदार प्रदर्शन के कारण हुआ है। जहां एक तरफ पूरा विश्व महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और वह आज भी फ्री की वैक्सीन के भरोसे है। जी हां, दुनिया भर में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वह इस साल कोरोना वैक्सीन खरीद सके और वह कहीं से फ्री की वैक्सीन मिलने के भरोसे बैठा हुआ है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान नेशनल हेल्थ ख्वाजा ने जानकारी देते हुए बताया कि इमरान सरकार फिलहाल महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों से मुफ्त में मिलने वाली
वैक्सीन पर निर्भर है और उसके पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि वह कोरोना वैक्सीन खरीद सके। पाकिस्तान इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय डोनर और चीनी जैसे साथी देशों पर निर्भर रहेगा। वह इस आशा में बैठा है कि शायद अन्य देश भी उसे मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का टीका दे दें। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उनके प्रशासन में अब तक 55 भारतीय अमेरिकियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी देश में छाए हुए हैं, जैसा कि आप उपराष्ट्रपति कमला हैरिस या मेरे स्पीच राइटर विनय रेड्डी के उदाहरण ले सकते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के 50 दिनों के कार्यकाल में कई भारतीय मूल के लोगों की अमेरिका में शीर्ष पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जैसा कि नासा साइंटिस्ट स्वाति मोहन। स्वाति ने मार्स मिशन 2020 में गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली है, जिसकी बाइडेन ने तारीफ की है। हालांकि ओबामा प्रशासन में भी भारतीय मूल के लोगों को सबसे ज्यादा नियुक्तियां मिली थी और ट्रंप सरकार में भी भारतीयों को अहम पद मिले, लेकिन बाइडेन के कार्यकाल में खास बात यह है कि उन्होंने 50 दिनों में ही बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को अमेरिका में अहम पदों पर नियुक्त किया है। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो अहम पद संभालने में सक्षम हैं, उनके लिए यह मौका बहुत ही लाभदायक और अहम साबित होगा।